सबने जय श्री राम जी। मैं संदीप मेल और स्वागत है सभी बैंकर्स का एक नई वीडियो में। तो हम आज करने वाले हैं आरटीआई एक्ट 2005। तो ये भी आपके पास जो कस्टमर सर्विस है उससे रिलेटेड टॉपिक है, तो इसी में हम इसको कर लेंगे। छोटा सा टॉपिक है और इसी में से भी आ सकता है, आपके पास एक नंबर का क्वेश्चन इसी में से भी आ सकता है। इससे पहले जो मॉक टेस्ट हमने किया है, अगर आपने वो अटैम्प्ट नहीं किया तो वो मॉक टेस्ट जो है वो अटैम्प्ट कर लीजिए। और सिलेबस साथ के साथ चलता जा रहा है। और अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको सारा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा बिल्कुल फ्री में। सारी वीडियोस आपके पास यूट्यूब पे अवेलेबल होंगी बिल्कुल फ्री में। और इससे के साथ जो इकोनॉमिक्स हो गया, इंग्लिश सेक्शन हो गया और जो करंट अफेयर हो गया वो भी बहुत जल्द हम लेकर आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आरटीआई एक्ट 2005। सबसे पहले तो आरटीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? आरटीआई की फुल फॉर्म आपके पास हो जाएगी राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई की पूरी जो फॉर्म होती है, फुल फॉर्म होती है। तो देखिए, आरटीआई जो एक्ट है वो बना कब था? 2005 में। ठीक है। अब देखिए, आपके पास यहाँ पर हिंदी भी लेके आए हैं, कि बहुत से स्टूडेंट्स बोलते रहते हैं कि जिनको इंग्लिश इतने अच्छे तरीके से नहीं आती है, ठीक है, तो वो बोलते हैं कि हिंदी में भी जो सिलेबस होना चाहिए। तो इसलिए आगे की कोशिश करेंगे कि सारी की सारी जो वीडियोस हैं वो हिंदी में हम लेकर आएँ, ताकि आपको अगर इंग्लिश में कोई दिक्कत आ रही है तो हिंदी में भी आप ये समझ सको। और ये भी हमारा पहला चैनल है जो कि आपको हिंदी में भी बिल्कुल ये सारा जो सिलेबस कराएगा। तो देखिए, फर्स्ट हो गया कि एनेक्टेड इन 2005। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में भी देख सकते हैं आप कि सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई भारत में वर्ष 2005 में लागू किया गया था। उसके बाद पर्पज क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, प्रोवाइड सिटीजन्स टू राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन हेल्ड बाई पब्लिक अथॉरिटीज। ऐसी अथॉरिटी कौन सी? पब्लिक अथॉरिटी से, यानी कि सार्वजनिक जो अथॉरिटीज हैं उनकी इंफॉर्मेशनों को एक्सेस करना। ठीक है, ये जो फंडामेंटल राइट है किसी भी पर्सन का, तो उसके यानी कि एक्सेस देता है कि उनकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सके, सिटीजन उनकी एक्सेस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सके, ये राइट देता है। उसके बाद प्रमोट क्या करता है? ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड गुड गवर्नेंस। ट्रांसपेरेंसी क्या होगी? पारदर्शिता, यानी कि कोई भी अगर काम हुआ है, ठीक है, ये किस तरीके से हो रहा है, तो उस चीज़ में ट्रांसपेरेंसी आती है कि आप कभी भी सरकार से पूछ सकते हो कि ये जो काम किया है ये किस तरीके से हुआ है, या फिर ये किस तरीके से होगा, या फिर इस पे कितने पैसे खर्च हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आप पूछ सकते हो। तो यानी कि ट्रांसपेरेंसी ले कहते हैं। अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही, सरकार की जवाबदेही बनेगी कि कोई भी अगर वो काम कर रहे हैं तो उनसे कोई भी जवाब मांग सकता है, तो उनकी जवाबदेही बनेगी। और गुड गवर्नेंस यानी कि सुशासन। तो ये है जो आरटीआई एक्ट है। उसके बाद आती है एप्लीकेबिलिटी, कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल है। अप्लाइज टू ऑल पब्लिक अथॉरिटीज इंक्लूडिंग बैंक्स ओन्ड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, यानी कि सभी के सभी जो बैंक हो गए और भी जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज होगी सभी पे आरटीआई लागू होगी। इसके बाद सिटीजन्स कैन रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, डिसीजंस एंड एक्शंस ऑफ बैंक्स, या फिर आप यहाँ पे कोई भी पब्लिक अथॉरिटी बोल सकते हो। यानी कि जो सिटीजन है वो रिक्वेस्ट कर सकता है इंफॉर्मेशन किसी भी पॉलिसी के रिगार्डिंग, कहाँ से, या कि किसी प्रोसीजर के रिगार्डिंग, कोई डिसीजन या कोई भी एक्शन होगा जो बैंक का या किसी भी पब्लिक अथॉरिटी का, तो उस सारी की सारी जानकारी जो कोई भी सिटीजन है वो मांग सकता है। उसके बाद आते हैं हमारे पास की डेफिनेशंस। देखिए, फर्स्ट है इंफॉर्मेशन, एनी मटेरियल इन रिटर्न, इलेक्ट्रॉनिक और स्टोर्ड फ्रॉम फॉर्म इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड, ईमेल्स, कॉन्टैक्ट, रिपोर्ट, ये सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। यानी कि इनकी कॉपी मांग सकते हो आप, इन सभी चीज़ों की। यानी कि कोई भी ऐसा मटेरियल जो कि लिखा गया है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा गया, जैसे मान लो सीसीटीवी की फुटेज आप मांग लेते हो। स्टोर्ड फॉर्म इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंट है, कोई रिकॉर्ड है, कोई ईमेल है, कॉन्टैक्ट है, रिपोर्ट है, तो इन सभी की जो इन्फॉर्मेशन मांगी जा सकती है। उसके बाद पब्लिक अथॉरिटी, एनीबडी कंस्टिट्यूटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ और गवर्नमेंट इंक्लूडिंग आरबीआई, पीएसबी, आरआरबी, गवर्नमेंट बैंक, यानी कि कोई भी ऐसी संस्था जो कि कंस्टिट्यूट की गई है किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा, लॉ के द्वारा या फिर गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो सारी की सारी क्या होंगी? पब्लिक अथॉरिटीज।
ठीक है। इसमें आरबीआई का, पीएसबी के, आरआरबीआई का, गवर्नमेंट बैंक आ गए। अब ये तो हम सिर्फ बैंक का पढ़ रहे हैं इसलिए हमने बैंक बैंक बोला है यहाँ पे, लेकिन और भी जो भी जितने भी सरकारी जो डिपार्टमेंट है, जैसे पीडब्ल्यूडी हो गया, ठीक है, बिजली का हो गया, या जितने भी या मान लो आप ये लगा लो हेल्थ सेक्टर हो गया, तो जितने भी डिपार्टमेंट है वो सारे के सारे आरटीआई के अंडर आते हैं। उसके बाद है राइट टू इंफॉर्मेशन। सिटीजन्स राइट टू इंस्पेक्ट, कॉपी और ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटीज, यानी कि जो सिटीजन है उसके पास राइट होता है किसी भी कॉपी को इंस्पेक्ट करने का, उसको ऑब्टेन करने का, यानी कि उसकी कॉपी भी मांग सकते हैं, यानी कि ओरिजिनल जो है उसको इंस्पेक्ट करने, या फिर उसकी कॉपी भी मांग सकते हैं फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटीज। तो ये हिंदी में भी आपके पास यहाँ पर लिखा गया है, जहाँ से आपको अगर वहाँ पे कोई भी जो वर्ड आपको समझ में नहीं आता तो यहाँ से भी आप समझ सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोसीजर टू फाइल आरटीआई, यानी कि प्रोसीजर क्या होता है आरटीआई फाइल करने का। फर्स्ट होता है एप्लीकेशन, सबमिट आरटीआई रिक्वेस्ट इन राइटिंग और इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कि जो आरटीआई है वो दो तरीके से जा सकती है। एक तो जा सकती है राइट में, यानी कि जैसे आप कोई एप्लीकेशन लिखते हो इस तरीके से आप एप्लीकेशन लिख सकते हो, या दूसरा इलेक्ट्रॉनिकली यानी कि ऑनलाइन भेज सकते हैं, जैसे ईमेल भेजते हैं इस तरीके से। तो ये दो चीज़ें होती हैं जो कि आरटीआई सबमिट कर सकते हैं। अब इसकी एक वीडियो लेके आएंगे, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो ही आ जाए, जिसमें हम एक तो मैंने आपको बताया था कि जो केस हुआ था मैंने कि मैंने आरटीआई लगाई थी उसमें क्या क्या हुआ वो, और आरटीआई किस तरीके से फिल करते हैं, किस किस सेक्टर में आप फिल कर सकते हो, क्या क्या रिस्पॉन्स होता है, तो सारी चीज़ें हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको बता रहा हूँ मैं कि क्या प्रोसीजर होता है और होगा किस तरीके से, वो जो वो वीडियो आएगी डेडिकेटेड उसमें सारा हम करेंगे। उसके बाद बात आती है फीस की। फ़ी कितनी इसमें लगती है, तो फ़ी लगती है पे रेट 10, 10 रुपीज़ लगते हैं वाया कैश, डीडी और ऑनलाइन। अब इसमें आपको ध्यान रखने की जो 10 रुपीज़ है, जो एससी एसटी होता है, ठीक है, एससी या एससी एसटी जो हो गया उसमें ये 10 रुपीज़ नहीं लगते, ठीक है, 10 रुपीज़ नहीं लगते उसमें। इसके जो एससी एसटी के साथ उसमें डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, ठीक है, तो उसमें ये 10 रुपये नहीं लगते। बाकी जो जनरल हो गया, बीसी हो गया, ओबीसी होगा, उनमें ये 10 रुपीज़ लगते हैं। उसके बाद सबमिशन कैसे होगा, सेंड टू पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर पीआईओ, ठीक है। अब इसमें भी दो होते हैं, एक तो सेंट्रल होता है, एक स्टेट होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि किसको भेजना है तो आप सीधा पीआईओ को वो एड्रेस कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो पूरा का पूरा प्रोसीजर है, ये जो वीडियो आएगी उसमें आपको पता चलेगा। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है किसको भेजना है तो सीधा पीआईए को एड्रेस कर सकते हो, ऑफ द बैंक, ब्रांच और हेड ऑफिस। अब यहाँ पे बैंक की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, बैंक का सिलेबस कर रहे थे इसलिए बैंक लिखा गया। वैसे तो और कोई सा भी सेक्टर है तो उन सभी सेक्टर के लिए सेम ही रहेगा प्रोसीजर। उसके बाद रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, देखिए 30 डेज फॉर रेगुलर रिक्वेस्ट। जो रेगुलर रिक्वेस्ट होती है जिसमें कोई ये नहीं है कि आपको बहुत जल्द इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसका जो टाइम होता है 30 डेज। दूसरा होता है 48 आवर्स। 48 आवर्स कब होता है, इफ़ इंफॉर्मेशन कंसर्न लाइफ और लिबर्टी, यानी कि जब ये लगा लो कि जान पे बना है किसी की, हाँ भाई कि ये इंफॉर्मेशन चाहिए, नहीं तो किसी की जान पे भी आ सकती है, तो उस वक्त इसका जो टाइम होता है 48 आवर्स होता है। तो ये होता है दोनों के दो। उसके बाद अपील। अपील में देखिए क्या होगा, फर्स्ट अपील विद इन 30 डेज ऑफ अपीलेट अथॉरिटी इन द बैंक, यानी कि 30 दिन के अंदर करनी होती है। और दूसरा होता है सेकंड अपील टू सेंटर और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। मान लो अगर यहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आता तो सेकंड अपील की जाती है, जो कि सेंटर और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को की जाती है। अब ये भी हम सारा का सारा वहाँ पर पढ़ेंगे, ये हिंदी में है, यहाँ से भी आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है एग्जाम्शंस। एग्जाम्शन देखिए क्या क्या है इसमें। अब ये नहीं है कि आप आरटीआई लगा दो कि मुझे तो बैंक में, मान लो आप आरटीआई लगा दो कि मुझे तो किसी थर्ड पर्सन की इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, तो इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन है वो इसमें डिस्क्लोज नहीं की जाती। तो ये वही है कि एक्सेप्शन है, क्या है, सेक्शन 8 और सेक्शन 9 में इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी डिस्क्लोज, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा सकती, जो क्या करती, अफेक्ट नेशनल सिक्योरिटी,
सोवरेंटी और इंटीग्रिटी, यानी कि ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे कि नेशनल सिक्योरिटी यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा उस पे आ जाए। ठीक है। सोवरेनिटी क्या हो गया? संप्रभुता, और इंटीग्रिटी अखंडता, यानी कि देश की अगर किसी भी इस चीज़ पे आ चाहे वहाँ से कोई इफेक्ट डले तो ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। ये नहीं कि आप सीधा जो डिफेंस में आरटीआई लगा के ऐसे पूछ लो कि हमारे जो सैनिक है वो इस वक्त कहाँ पे है। ठीक है। ये वाली बटालियन कहाँ पे है, कैसे इनकी ड्यूटी चेंज होती है। तो इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराई जाती। उसके बाद इन्वॉल्व्स पर्सनल प्राइवेसी, किसी भी थर्ड पर्सन की प्राइवेसी को इन्वेड नहीं कर सकते अनलेस द इंडिविजुअल कंसेंट, जब तक कि उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का कंसेंट ना हो। नेक्स्ट, कंटेन्स कॉमर्शियल कॉन्फिडेंस, ट्रेड सीक्रेट एंड बैंकिंग सिक्रेसी। अगर बैंक के बारे में बात करें तो ऐसी कोई भी चीज़ जैसे बैंक के सीक्रेट हो गए, ठीक है, ट्रेड सीक्रेट हो गए, या कोई भी कॉमर्शियल कॉन्फिडेंस हो गया, इस तरह की कोई भी चीज़ डिस्क्लोज नहीं की जाती। ये सिर्फ हम बैंक के बारे में मान लो बात कर रहे हैं, लेकिन ये सभी जगह अप्लाई होती है। हम्म, उसके बाद कुड प्री जस्टिस एनफोर्समेंट ऑफ लॉ, और या फिर ऐसी कोई भी जानकारी जो कि लॉ के अंदर ना हो। तो ये सारी सारी आरटीआई के अंदर आती है, यानी कि आरटीआई में इनका जवाब देना कंपलसरी नहीं होता। नेक्स्ट है बैंक्स एंड आरटीआई। तो पीएसबी, आरआरबी एंड गवर्नमेंट ओन्ड बैंक्स हैव डिजाइंड एंड डेजिग्नेटेड पीआईओ एट ब्रांच एंड हेड ऑफिस लेवल। यानी कि जो पीएसबी है, आरआरबी है, या कोई भी बैंक है, गवर्नमेंट ओन्ड बैंक है, उनके सभी के पास अपना एक डेजिग्नेटेड पीआईओ होता है जो कि ब्रांच या फिर हेड ऑफिस लेवल पर होता है। जैसे मान लो मैंने एसबीआई की आरटीआई लगाई, एसबीआई बैंक का मैंने एक आरटीआई लगाई। ठीक है। अब वो जो एक पर्टिकुलर ब्रांच में मेरा मान लो अकाउंट है, अब वो जो आरटीआई लगाई जाएगी वो एक बैंक के ऊपर नहीं लगेगी, यानी कि बैंक के पास नहीं जाएगी डायरेक्ट को, वो कहाँ पे एड्रेस की जाती है? पीआईओ को। ठीक है। उसके बाद पीआईओ को मेरी जो मैंने उसमें रिक्वेस्ट की है उसके हिसाब से उस बैंक में भेजता है, यानी कि फर्स्टली कहाँ पे जाती है? पीआईओ के पास जाती है। उसके बाद कस्टमर कंप्लेंट पॉलिसी चार्जेस एंड बैंक स्कीम्स आर जनरली एक्सेसिबल, और इसमें कोई भी जैसे क्या क्या इसमें ले सकते हैं इंफॉर्मेशन? कंप्लेंट, कोई पॉलिसी है, चार्जेस कौन कौन से लग रहे हैं मान लो, और बैंक स्कीम्स क्या है। तो ये सारी की सारी एक्सेसिबल होती है आरटीआई के अंडर। उसके बाद लोन डिटेल्स ऑफ अदर कस्टमर आर प्रोटेक्टेड अंडर अंडर बैंकिंग सिक्रेसी, यानी कि जो लोन डिटेल है किसी दूसरे पर्सन की, ठीक है, वो प्रोटेक्टेड होती है अंडर बैंकिंग सिक्रेसी। और बैंकिंग सिक्रेसी में यानी कि बैंक की गोपनीयता में ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की जा सकती किसी भी आरटीआई के थ्रू। उसके बाद नेक्स्ट आता है पेनल्टीज। अब आपको पता है कि 30 डेज का जो टाइम होता है आरटीआई का जवाब देने का, लेकिन अगर उस टाइम के अंदर जवाब नहीं दिया जाता तो पेनल्टीज लगती है। क्या पेनल्टी होती है? PIO not furnishing information without reasonable cause, फाइन रेट 250 पर डे, मैक्सिमम 25,000। यानी कि अगर PIO, अब PIO को मान लो मैंने लगाई बैंक में, लेकिन वो गई किसके पास? PIO को। तो यहाँ पे इसलिए बैंक नहीं लिखा गया है यहाँ पे। ठीक है। कोई पर्टिकुलर ब्रांच नहीं है, PIO लिखा गया, यानी कि अगर PIO जो इंफॉर्मेशन नहीं देता है विद इन टाइम, बिना किसी रीजनेबल कॉज के, यानी कि उसने क्यों नहीं दी और ये भी वो डिस्क्लोज नहीं करता, तो कितना जो पेनल्टी लगती है? 250 रुपये पर डे की पेनल्टी लगती है, जो कि मैक्सिमम 25,000 हो सकती है। उसके बाद रॉन्ग डिनाइल और डेलिबरेटेड डिले इन पुनिशेबल अंडर द एक्ट, और अगर यानी कि डिले किया जाए उसको बिना जानबूझ के उसको डिले किया जाए और ना कोई इन्फॉर्मेशन दी, ना कोई रीजनेबल कोज दिया गया, तो ये सारी की सारी चीज़ें एक्ट के अंडर क्या है? पुनिशेबल है, जिसकी की यानी कि दंड दिया जा सकता है, सजा दी जा सकती है। उसके बाद है इंफॉर्मेशन पॉइंट्स फॉर बैंक, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर बैंक एग्जाम्स। आरटीआई इज ए टूल टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन बैंकिंग ऑपरेशन। ठीक है। आरटीआई जो टूल है वो किस लिए है? कि बैंकिंग ऑपरेशन के अंदर ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके। नॉट ऑल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया कि सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है। पर्सनल एंड कॉन्फिडेंशियल डाटा इज एग्जाम। ठीक है,
ये इसमें एग्जाम्पशन है। उसके बाद PIO एंड अपीलेट अथॉरिटी प्ले की रोल्स इन बैंक्स, कि PIO और अपीलेट अथॉरिटी वो एक महत्वपूर्ण जो इसमें रोल प्ले करती है बैंक्स में। फाइलिंग RTI इज सिंपल, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया कि जो RTI है वो फाइल करना बिल्कुल सिंपल है, इनएक्सपेंसिव है एंड लीगली सपोर्टेड है। इनएक्सपेंसिव यानी कि सिर्फ 10 रुपये में, और अगर आप SC ST के हो तो आपका वो 10 रुपीज़ भी नहीं लगते, लेकिन आपको उसमें डॉक्यूमेंट लगाना होता है प्रूफ का। एंड लीगली सपोर्टेड यानी कि जो RTI है एक कंप्लीट एक्ट है, लीगली सपोर्ट है कि आप इंफॉर्मेशन मांग सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा क्विक फास्ट फैक्ट शीट है, जिससे कि आपको ये जो हमने पढ़ा है वो जल्दी से याद रह जाए। ठीक है, बना कब था? 2005 में। एक्सेसिबिलिटी क्या है? पब्लिक सेक्टर बैंक हो गए, गवर्नमेंट कंट्रोल बैंक हो गए। ठीक है, यहाँ सिर्फ बैंक काम पढ़ रहे हैं इसलिए बैंक बोल दिया हमने, लेकिन जितने भी पब्लिक सेक्टर है वो सारे इसमें आते हैं। फीस कितने होते हैं? 10 रुपीज़। ठीक है, और ये इंक्लूडिंग GST है। ठीक है, ये यानी कि इसमें GST अलग से नहीं लगता, इंक्लूडिंग GST है। उसके बाद फर्स्ट अपील अपीलेट अथॉरिटी इन बैंक, सेकंड अपील कहाँ पे जाएगी? सेंट्रल स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में। एग्जाम्पशंस सेक्शन 8 और 9 में एग्जाम्पशन दी गई हैं, जो कि प्राइवेसी, सिक्रेसी, नेशनल इंटरेस्ट या फिर नेशनल सिक्योरिटी, ये सारी होती हैं। पेनल्टी अगर इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती विद इन टाइम तो 250 पर डे, और मैक्सिमम होते 25,000। तो ये हमारे पास है RTI एक्ट है। तो वैसे अगर आप इसको पढ़ने लग जाओ, इसका एक्चुअल में जो सिलेबस है वो लगभग 20-25 पेज का है, लेकिन इतना डीपली आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई आपका UPSC का एग्ज़ाम नहीं है, बैंक का एग्ज़ाम है, इतना टफ आपके पास नहीं आएगा। जो आपको पढ़ाए लगभग इसी में से आपके पास आ जाएगा, इससे बाहर आपके पास कुछ भी आने वाला नहीं है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अपने कोलीग्स के साथ शेयर कर देना जो भी बैंक एग्ज़ाम की तैयारी करे, क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा इंग्लिश और हिंदी दोनों में। ठीक है, बहुत से लोग बोलते थे कि हिंदी में आना चाहिए। ठीक है, अब समझा तो हिंदी में ही रहे थे। ठीक है, लेकिन अब आपके पास हिंदी में लिखा हुआ भी आ जाएगा, ताकि आप इसको अच्छे से समझ सको। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय श्री राम।